हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज वेद और आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब की डिस्कवरीज कैसे हुई इनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और चैप्टर को स्टार्ट हम करते हैं एनसीईआरटी में मेंशन एक नोट से, और उस नोट में ये कहा गया है कि विभिन्न तत्वों के विभिन्न रासायनिक गुण का कारण उनके परमाणु की आंतरिक संरचनाएं हैं। यानी कि विभिन्न तत्वों के परमाणु की आंतरिक संरचनाएं विभिन्न प्रकार से होती हैं, भिन्न होती हैं। इसी कारण से विभिन्न तत्वों के रासायनिक गुण भी भिन्न होते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं परमाणु या फिर एटम की। एटम क्या है? एटम को हिंदी में परमाणु भी कहते हैं और परमाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग महर्षि कणाद ने किया था। इसका मतलब परमाणु की जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है। 400 BC में इंडियन और ग्रीक फिलासफर ने एटम के अस्तित्व के बारे में पहले ही बता दिया था और उन्होंने बोला था कि जो परमाणु है, जो एटम है, वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। यानी कि अगर हम किसी पदार्थ के लगातार छोटे छोटे टुकड़े करते जाएं तो लास्ट में जो हमको प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो परमाणु होगा। परमाणु एटम जो है वो सबसे छोटी यूनिट है जिसको कि हम दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते। एटम जो है किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट है जिसको हम दोबारा से डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये एटम वर्ड कहाँ से आया? एटम वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जो कि एटोमियो से आया है। एटोमियो की मीनिंग क्या होती है? एटोमियो ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग होती है अनकटेबल और नॉन डिविजिबल। यानी कि परमाणु जो है वो किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, सबसे छोटा जिसको दोबारा से काटा ना जा सके, और नॉन डिविजिबल जिसको दोबारा से विभाजित नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद हम बात करते हैं डाल्टन की। जॉन डाल्टन जो कि ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, उन्होंने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया था। डाल्टन ने क्या दिया था? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया था, वो भी 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर दिया था। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर हमको क्या बताता है? एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर ये बताता है कि सारे पदार्थ परमाणु से मिलकर के बने हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। ये सब हमको किसने बताया था? ये सब हमको एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर से पता चलता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, डाल्टन के बाद हम बात करते हैं कि जो एटम है वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में, 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए और इन एक्सपेरिमेंट से कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज हुई। अब इन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज के बाद में जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो थ्योरी इन सारे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज के बाद में डाल्टन की जो थ्योरी है वो उस पर पूरी तरीके से फिट नहीं बैठती। डाल्टन ने बोला था कि परमाणु को अविभाजित नहीं किया जा सकता, परंतु सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बाद में हमको ये पता लगा कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। अब इस कारण से जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो इन एक्सपेरिमेंट के बाद में फेल हो गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल की। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल उनमें आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सभी क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज के बाद में अब काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आ गई साइंटिस्टों को, क्योंकि अब साइंटिस्ट जो हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम की जो स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन मतलब कि एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया जाए। तो हम बात करते हैं 19th और 20th सेंचुरी
में होने वाले एक्सपेरिमेंट के बाद में जो डिस्कवरीज हुई उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आई, तो हम प्रॉब्लम की बात करते हैं। कौन कौन सी मेन प्रॉब्लम थी इन सारे डिस्कवरीज के बाद में? तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन करना है। कोई भी एटम इन सारे सब एटॉमिक पार्टिकल के होने के बाद किस तरीके से स्टेबल है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल के होने के बाद भी एटम कैसे स्टेबल है। अब इसके बाद में हम दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं। दूसरे प्रॉब्लम की बात करते हैं तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट का बिहेवियर डिफरेंट क्यों है। यानी कि दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट एलिमेंट का बिहेवियर डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उनके एटम डिफरेंट है, इस वजह से उनका बिहेवियर भी क्या है? डिफरेंट है। बट अब इन सब एटॉमिक पार्टिकल के बाद में उन सब एटॉमिक पार्टिकल के बेसिक्स पे ये डिफरेंस बताना अब ये एक नया कार्य था। तो बिहेवियर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट केमिकल और फिजिकल बिहेवियर शो करते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं और तीसरी प्रॉब्लम क्या आई? तो तीसरी प्रॉब्लम ये थी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल होने के बावजूद वो किस तरीके से कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस चीज को एक्सप्लेन करना भी थोड़ा कठिन हो गया था। और इसके बाद में हम लास्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। जो भी पदार्थ होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट भी करते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एब्जॉर्ब हो रही हैं और जो कि इमिट भी हो रही हैं, उनका ओरिजिन कैसा है, उनका नेचर कैसा है, इसको भी एक्सप्लेन करना अब कठिन कार्य था इन सारे एक्सपेरिमेंट के होने के बाद में। तो ये 4 प्रॉब्लम थे। फोर्थ प्रॉब्लम है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted and absorbed by elements। अब इसके बाद हम बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। देखिए सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं? तो 3 स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी क्यों हुई? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कुछ एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। जैसे कि कांच की छड़ को अगर सूखे बालू से रगड़ लिया जाए और एबोनाइट की छड़ को अगर बिल्ली की खाल से रगड़ लिया जाए तो ये दोनों कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। अब ये आकर्षण किसके वजह से है? ये आकर्षण इस वजह से है कि छड़ में और उस कागज के बीच में एक आवेश, उस छड़ में एक आवेश उत्पन्न हो गया है, जिसके वजह से वो कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब है कि पदार्थ में कुछ ना कुछ आवेश उपस्थित है जिसको कि रगड़ करके उत्पन्न किया जा सकता है। अब डाल्टन की जो थ्योरी थी वो इन सारे एक्सपेरिमेंट को समझाने में फेल रही थी और यहीं से सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज होनी शुरू हुई। तो सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो खोज हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। अब हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज से।
डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई? इलेक्ट्रॉन की खोज होने से पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम पर किए। सबसे पहले हम बात करते हैं 1830 में माइकल फैराडे के द्वारा किए गए एक एक्सपेरिमेंट से। 1830 में माइकल फैराडे 1830 में माइकल फैराडे ने यह दिखाया कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाए, किसी विद्युत अपघट्ट के विलय में अगर विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाए, तो उन इलेक्ट्रोडों के ऊपर पदार्थों का या तो जमाव होता है या फिर पदार्थ जो होते हैं वो घुल करके विलय में आने लगते हैं। यानी कि पदार्थों का जमाव, पदार्थ डिपॉजिट भी होते हैं और जो मैटर होते हैं वो लिबरेट भी होते हैं। अगर अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई थी, इसके पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन की खोज की स्टार्टिंग हुई है। तो 1830 में माइकल फैराडे ने 1830 में माइकल फैराडे ने यह दिखाया कि अगर किसी विद्युत अपघट्ट के विलय में, किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित किया जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रोडों के ऊपर धातु अवक्षेपित होती है, मैटर जो है वो अवक्षेपित होता है, डिपॉजिट होता है और किसी दूसरे इलेक्ट्रोड से धातु जो है घुल करके डिट्योरेट होकर के उस सॉल्यूशन में मिलने लगती है। अब ये चीज क्या शो करती है, ये एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि इलेक्ट्रिसिटी में भी पार्टिकल का नेचर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिकल का नेचर ना होता तो उन इलेक्ट्रोडों के ऊपर वो मेटल डिपॉजिट क्यों होती, या फिर किसी इलेक्ट्रोड से जो मैटर है वो लिबरेट क्यों होती। ऐसा इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिकल नेचर भी होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एटम की संरचना का पता कैसे लगाया गया। एटम की संरचना का पता लगाया गया था गैस में विद्युत धारा का प्रवाह करके, गैस में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करा करके ही एटम के स्ट्रक्चर की खोज हुई थी, जैसा कि हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। तो इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुई थी। हम बात करते हैं एक बेसिक से रूल की। वो बेसिक सा रूल क्या है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी आधार पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में दो इलेक्ट्रोड, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा तो वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसी वजह से कैथोड रेज जनरेट हुई थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पे पार्टिकल नेचर को शो करती हैं। तो हम बात करते हैं इसके बाद 1850 में काफी सारे साइंटिस्ट, उसमें माइकल फैराडे भी थे। 1850 में माइकल फैराडे ने कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक कांच की लंबी सी नली ली। उन्होंने कांच की एक लंबी सी नली ली और उसके सिरों पर इलेक्ट्रोड लगा दिया।
दिस फिगर इज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। और हम बात करने वाले हैं हम इसके बाद कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो किस फंक्शन पे काम करता है, वो किस फंक्शन पे आधारित है। कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो इस पे आधारित है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जा रही है तो कैथोड के जो पार्टिकल्स हैं अगर इनमें कोई भी नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव एनोड की तरफ। जैसा कि अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथोड से नेगेटिव चार्ज जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद में कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। 1850 में माइकल फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और काफी सारे साइंटिस्टों ने भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा था। और इसके बाद में जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है उससे कुछ रिजल्ट्स प्राप्त किए गए। उन रिजल्ट्स की हम बात करते हैं कि वो रिजल्ट्स क्या क्या हैं। तो देखिए पहली बात तो कैथोड रे प्रोड्यूस कैसे होती है। कैथोड रे जो है वो प्रोड्यूस कैसे होती है। कैथोड रे को प्रोड्यूस करने के लिए एक कांच की लंबी सी नली ली गई जिसमें कि बहुत ही लो प्रेशर पे गैस भरी गई। क्या रिक्वायरमेंट है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के लिए? जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है लो प्रेशर, और दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है हाई वोल्टेज। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए लो प्रेशर जरूरी है, यानी कि इस कांच की नली में जो गैस भरी गई है वो बहुत ही लो प्रेशर पे भरी गई है, 10 की पावर -3 mm Hg। यानी कि इसमें जो गैस भरी गई है वो लगभग उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, 10 to the power -3 mm मरकरी के बराबर होना चाहिए। लो प्रेशर होना चाहिए। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, हाई वोल्टेज होना चाहिए। हाई वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट। अब लो प्रेशर और हाई वोल्टेज क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पहले हम बात करते हैं लो प्रेशर क्यों जरूरी है। इस कैथोड रे ट्यूब में, इस ट्यूब के अंदर अगर हम गैस का प्रेशर ज्यादा ले लेंगे तो गैस का प्रेशर डिपेंड करता है उनके पार्टिकल के नंबर पर। अगर नली में भरी हुई गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो उसमें गैस के पार्टिकल काफी ज्यादा होंगे और यहाँ से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल उन गैसों के पार्टिकल से काफी ज्यादा टकराएंगे। उनसे टकराने के बाद उनमें डेविएशन हो जाएगा। तो उस डेविएशन को नेग्लेक्ट करने के लिए इस जो कांच की नली है उसमें प्रेशर को बहुत ही लो लिया जाता है। इसको हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि एक रास्ता है जिसपे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है और उससे हमको क्रॉस करके आगे की तरफ जाना है। तो जिस रास्ते पे ज्यादा भीड़ भाड़ होगी उस पे हम सीधी सी बात है धीरे धीरे चलेंगे और हमको हमारे रास्ते में डेविएशन भी होगा, हमको मुड़ करके उन लोगों को पार करके निकलना होगा। तो यहाँ पर उन चार्ज पार्टिकल में कोई डेविएशन ना हो, उस डेविएशन को कम करने के लिए ही इस जो कैथोड रे ट्यूब है यहाँ पर बहुत ही लो प्रेशर दिया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाई वोल्टेज की। ये एक्सपेरिमेंट हाई वोल्टेज पर ही हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट लो वोल्टेज पर नहीं हो सकता। लो वोल्टेज पे ना होने का कारण क्या है? अगर हम बात करते हैं कैथोड की तो कैथोड में जो मेटल है इस मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चूंकि मेटल खुद एक एलिमेंट है वो एटम से मिलकर के बना होगा और वो एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन इनको कैथोड को छोड़ करके, इस सरफेस को छोड़ करके एनोड की तरफ जाना है। अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लाने के लिए इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को छोड़ करके आयोनाइज होकर के यहाँ से बाहर निकले और फिर एनोड की तरफ मूव करे। अब इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज कराने के लिए इलेक्ट्रॉन तो सरफेस को छोड़ करके अपने आप जाएंगे नहीं, तो उनको हमें सरफेस से बाहर निकालने के लिए काफी ज्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम लोगों को पता है W=VQ, वर्क क्या होता है, V/Q होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऑलरेडी बहुत ही कम है, तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल करके यहाँ की तरफ लेकर के आना है, एनोड की तरफ लेकर के आना है, तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत ही कम है तो उसके ऊपर वर्क ज्यादा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। तो जब तक ज्यादा वोल्टेज अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक कैथोड रे से कोई भी रे निकल करके एनोड की तरफ नहीं आएंगी। तो हमने ये चीज समझा कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए लो प्रेशर क्यों जरूरी है और हाई वोल्टेज क्यों जरूरी है।
अब हम इसके बाद बात करते हैं, जब ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो इस कांच की नली में अगर यहाँ पर एनोड की साइड में कोई फ्लोरिसेंट, अगर कोई भी फ्लोरिसेंट मेटल का लेप लगा दिया जाए, कोई फ्लोरिसेंट पदार्थ जैसे कि ZnS, अगर यहाँ पे ZnS का लेप लगा दिया जाए तो ये जो कैथोड रेस होती है वो एनोड की तरफ जब आती हैं तो यहाँ से ZnS से टकरा करके वहां पर एक चमक उत्पन्न होती है। यानी कि कैथोड रेस को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, बल्कि हम उनको किसी फ्लोरिसेंट, किसी चमकने वाले या फिर फास्फोरेसेंट पदार्थ की उपस्थिति में ही देख सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमको क्या क्या रिजल्ट्स मिले। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बाद अब हम बात करते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से मिलने वाले रिजल्ट्स की। तो हम स्टार्ट करते हैं रिजल्ट। जो फर्स्ट रिजल्ट है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से वो क्या है? फर्स्ट रिजल्ट जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से मिला था वो ये था कि जो कैथोड रेज होती हैं वो कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की तरफ मूव करती हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। चूंकि कैथोड रे है क्या? कैथोड रे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जो कि कैथोड से निकलती हैं और वो मूव करती हैं एनोड की तरफ। चूंकि कैथोड ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉनों के इकट्ठा हो जाने की वजह से होता है। तो जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड के ऊपर प्रेजेंट, कैथोड के मेटल के ऊपर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। यानी कि ये स्टार्ट होती है कैथोड से और किधर की तरफ मूव करती है? एनोड की तरफ मूव करती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं सेकंड रिजल्ट की। तो सेकंड रिजल्ट क्या है? सेकंड रिजल्ट ये है कि हम कैथोड रेस को डायरेक्टली नहीं देख सकते। कैथोड रे को देखने के लिए, उनके बिहेवियर को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एनोड की तरफ फास्फोरेसेंट या फिर फ्लोरिसेंट पदार्थ का लेप लगाना होगा, तभी हम उनको देख सकते हैं। तो देयर बिहेवियर अब इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड रिजल्ट की। थर्ड रिजल्ट क्या है? थर्ड रिजल्ट ये है कि अगर हम कैथोड रे ट्यूब में कोई भी अब हम बात करते हैं थर्ड रिजल्ट की। थर्ड रिजल्ट क्या है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो सीधी रेखा में चलती हैं। यानी कि अगर हम कैथोड रे ट्यूब में किसी धातु का कोई टुकड़ा रख दें, कोई अगर मेटल रख दें तो वो उसकी परछाई एनोड की तरफ बन जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ रिजल्ट की। फोर्थ रिजल्ट क्या है? फोर्थ रिजल्ट ये है कि जो कैथोड रे होती हैं वो वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की बीम होती हैं। तो इसका मतलब है कि कैथोड रे के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। दे आर नेगेटिवली चार्ज। अब हम इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ रिजल्ट की। फिफ्थ रिजल्ट क्या है कि जो कैथोड रे होती हैं, कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रोड के मटेरियल और उस कैथोड रे ट्यूब में भरी हुई गैस के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। यानी कि नली में हम कोई भी गैस ले लें, कैथोड रे तब भी प्रोड्यूस होगी। हम कोई भी मेटल का इलेक्ट्रोड ले लें तब भी कैथोड रे प्रोड्यूस होंगी। तो ये 5 रिजल्ट थे जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से मिले थे। पहला है दे स्टार्ट फ्रॉम
कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, और दूसरा क्या है, वो किसी फ्लोरेसेंट पदार्थ की उपस्थिति में देखा जा सकता है। तीसरा ये है कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, और चौथा ये है कि वो निगेटिवली चार्ज होती हैं, और पांचवा क्या है कि उनका जो नेचर होता है वो उनका नेचर नली में भरी हुई गैस और इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद का लेक्चर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।